हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं चैप्टर 11 मानवता ही विश्व सत्य नाम की कविता आपके सामने में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। तो इस कविता का परिचय क्या है? इस कविता में कवि ने मानवता, सद्भावना, विश्व बंधुत्व और सहयोग की भावना पर बल दिया है, जोर दिया है। वे चाहते हैं वे चाहते हैं कि सभी लोग आपस में मिलजुल करके रहें और मानव कल्याण के लिए कार्य करें, चाहे वो किसी भी देश के निवासी हों, किसी भी धर्म के समर्थक हों, है ना। चाहे वो ईस्टर्न हों, वेस्टर्न हों, यूरोपियन हों, अमेरिकन हों, इंडियन हों, चाइनीज़ हों। इस चीज़ पर कवि ने बल दिया है कि हम सब लोगों को मानवता का कल्याण करने के लिए आपस में सद्भाव और विश्व बंधुत्व की भावना के साथ में रहना चाहिए। अच्छा, तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक बार को ज़रा सा मैं अपने चैनल के बारे में बता देता हूँ। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के बारे में पता चले, क्योंकि मैं जल्दी ही आपकी बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर लेकर के आऊँगा और सॉल्यूशन का भी। तो हम लोग कविता पढ़ना शुरू करते हैं। ये एक कविता है, मानवता ही सच्चा धर्म है। इस विषय पर एक छोटा सा अनुच्छेद लिखना है। तो मैं चाहूँगा कि अब आप लोग 8th क्लास के स्टूडेंट हो तो इतना काम तो एक बार कोशिश तो कर ही सकते हो। तो आपको खुद से करने की कोशिश करनी है। डू इट योर सेल्फ। मानवता समझने में दिक्कत आ रही हो तो मैं बताता हूँ ना, ह्यूमैनिटी। ह्यूमंस के बारे में क्या कहते हैं कि भाई वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी है, सबसे इंटेलिजेंट प्राणी भी है। तो सबसे इंटेलिजेंट होने का मतलब है कि आपको सबके साथ में प्रेम से, हंसी खुशी से, सद्भाव से, एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए रहना चाहिए, है ना। तो इसी पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। तो मुझे विश्वास है आप कर लोगे। तो मैं कविता पढ़ाने के लिए आगे बढ़ता हूँ। तो कविता की शुरुआत यहाँ से है। मेरा जो कविता को एक्सप्लेन करने का तरीका है उसमें मैं एक बार तो पूरी कविता सस्वर पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी बार उसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पढ़ते हैं एक बार कि चंद्रलोक और अंतरिक्ष में मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, कितना महत्वपूर्ण यह क्षण। भेदभाव विरोध शांत कर निकट आए सभी देशों के जन। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। शुभ समारंभ नए चंद्र युग का, भू को दे गौरव। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। सुख संपद संपन्न जगति में बरसे जीवन मंगल। देश सभी मिल बने नवदिक रचना के वाहन। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों विस्तृत मन। अनुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग जीवन का साधन। मानवता ही विश्व सत्य हो, भू राष्ट्र करें आत्मार्पण। तो आप देख रहे हो कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत जी। तो अब हम लोग फिर से पहली लाइन पर चलेंगे और यहाँ से हम लोग एक एक लाइन एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे ताकि कविता के मर्म को, इसके अर्थ को सही तरीके से समझ सकें। तो आप इसके ना बगल में ये जो चित्र बना हुआ है इसे देखो। इस चित्र में क्या है, ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि दुनिया में औद्योगिक क्रांति हो रखी है ना। दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ है कि पूरी दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। कई सारी चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी की और कम कीमत में लोगों को मिल पा रही हैं। तो इसे देख करके हम लोग क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तस्वीर है एक पावर जनरेटर
पावर जनरेशन यूनिट की, या फिर कह लो कि ये थर्मल पावर का चित्र है जहाँ पर बिजली बनाई जा रही है ना। हो सकता है कि ये एक एटॉमिक रिएक्टर का भी सीन हो जहाँ पर परमाणु से बिजली बनाई जा रही हो। बड़ी बड़ी चिमनियाँ हैं, धुएं निकल रहे हैं, तो बिजली बनाने का काम हो सकता है, या फिर एक बड़ी फैक्ट्री हो सकती है। चलो कविता की शुरुआत करते हैं। तो कवि कहते हैं पहली 4 लाइनों में कि चंद्रलोक और अंतरिक्ष में मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। चंद्रलोक, चंद्रलोक किस चीज़ के बारे में है कि हम लोग मून पर भी लैंड कर चुके हैं, चांद पर मनुष्य का बनाया हुआ स्पेस क्राफ्ट जा चुका है ना। तो हम लोग अंतरिक्ष में ही नहीं गए हैं, हम लोग चांद की धरती पर भी उतर चुके हैं, चांद पर भी जीत हासिल की है। पदार्पण का मतलब होता है पैर रखना, कदम रखना। तो कवि आज के आधुनिक युग की बात कर रहे हैं कि जिस समय विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि हम लोगों के बनाए हुए रॉकेट्स ने, हम लोगों के बनाए हुए अंतरिक्ष यान ने चांद की धरती पर भी कदम रखा है और हम अंतरिक्ष में भी जा चुके हैं। अंतरिक्ष में हमारा स्पेस स्टेशन भी है जो लगातार पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। तो कवि कहते हैं कि चंद्रलोक और अंतरिक्ष में मानव ने पदार्पण किया, पैर रख दिया है ना। वहाँ पर भी अपनी कदम रखे हैं, वहाँ पर भी अपनी जीत हासिल की है। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। छिन्न होने का मतलब है टूटना, उसका अर्थ है टूटना। और दुर्जय, दुर्जय और अजय, दुर्जय का मतलब होता है कि जिसे जीतना मुश्किल हो। तो ये काम आसान थोड़े ना था, अंतरिक्ष में रॉकेट से जाना, चांद की धरती पर कदम रखना, ये आसान काम नहीं थे, बहुत ही मुश्किल काम थे। तो कवि कहते हैं कि छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। देश का मतलब यहाँ पर दूरी से है, डिस्टेंस से है, और काल का मतलब यहाँ पर समय से है। तो आपको अंदाज़ा है कि पृथ्वी से अंतरिक्ष की दूरी कितनी है और पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य ने साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करके अपनी बुद्धिमत्ता के जरिए चांद पर भी पैर रखा है। अंतरिक्ष में जाना उसके लिए आसान बात हो गई है, और इतनी बड़ी दूरी को तय करना, इतनी बड़ी दूरी को तय करने में जो समय लगता था वो भी काफ़ी कम हो गया है। दूसरी बात में ये जो दुर्जय काम था, इतना मुश्किल काम था, जिसको जितना कठिन था, उस काम को भी मनुष्य ने करके दिखाया है। इस कठिन काम को आसान काम करके दिखाया है। आगे की 4 पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? कहते हैं कि दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, कितना महत्वपूर्ण यह क्षण, भेदभाव विरोध शांत कर, निकट आए सब देशों के जन। दिग्विजयी, तो पहले इस शब्द को समझते हैं। दिग्विजयी का मतलब होता है सभी दिशाओं पर विजय हासिल करना, सभी दिशाओं पर जीत हासिल करना। ठीक है, तो यहाँ पर दिशाओं का मतलब सिर्फ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से ही नहीं है, यहाँ पर उसका मतलब ऊपर और नीचे से भी है। मनुष्य ने विज्ञान में प्रगति करके समुद्र के अंदर की गहराइयों के बारे में भी पता लगाया है ना, वहाँ भी वो जा सकते हैं और अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं। मनुसुत, मनुसुत शब्द का मतलब है हम सब के बारे में कही जाती है कि पृथ्वी पर जो सबसे पहला मनुष्य था उसका नाम था मनु। सुत का मतलब होता है बेटा, तो हम सब लोग मनु के वंशज हैं, मनु के वंशज हैं, मनु के पुत्र हैं। तो कवि कहते हैं कि दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, कितना महत्वपूर्ण यह क्षण, भेदभाव विरोध शांत कर, निकट आए सब देशों के जन। कि पृथ्वी पर रहने वाले सारे के सारे मनुष्य मनु के वंशज हैं, मनु के
मनु की संतान हैं, उसके बेटे हैं, है ना। और इन मनुष्यों ने सभी दिशाओं पर जीत हासिल की है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। चाहे आप नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात कर लो, चाहे आप समुद्र के नीचे गहराई की बात कर लो, चाहे अंतरिक्ष की बात कर लो, तो हर दिशा में मनु के वंशज मनुष्यों ने मनु के संतान ने अपनी जीत हासिल कर ली है। तो ये कितना महत्वपूर्ण समय है कि हम सब लोगों ने इन सब चीज़ों पर जीत हासिल कर ली है। तो जब हम लोगों ने इन सब चीज़ों पर जीत हासिल कर ली है, जिसे जीतना इतना कठिन था, तो अब आपस में भेदभाव क्यों रखते हैं, एक दूसरे में अंतर क्यों रखते हैं, और हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति विरोध की भावना भी नहीं होनी चाहिए, न भेदभाव होना चाहिए, न विरोध होना चाहिए। इसके बजाय एक दूसरे के साथ में मिल करके शांति से रहना चाहिए, और सब लोगों को, सारे देश के लोगों को एक दूसरे के साथ में भावनात्मक अपनापन होना चाहिए, नज़दीक रहना चाहिए, अपनापन की भावना डेवलप होनी चाहिए। दूरी नहीं होनी चाहिए कि अरे वो पूरब का है, ये पश्चिम का है, वो अमेरिका का है, ये चाइना का है, ये नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों को एक समझना चाहिए और एक दूसरे के करीब आना चाहिए, ये सोचना है कवि का। आगे की 4 पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, वो कहते हैं युग युग का पौराणिक स्वप्न। पौराणिक शब्द के 2 मायने हो सकते हैं। एक तो हो गया भाई कि पुराण से संबंधित, वेद पुराण, और दूसरा जो कि प्राचीन हो। तो भाई ये जो हमारे वेद पुराण हैं, ये प्राचीन काल के ही तो हैं। तो वेद पुराण जिस समय लिखे गए थे उसी समय से ये सपना रहा है। कैसा सपना रहा है, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, शुभ समारंभ नए चंद्र युग का, भू को दे गौरव। तो युगों युगों से, वेद पुराण के समय से ही मनुष्य का सपना रहा है कि वो किसी तरीके से पृथ्वी से चांद तक के सफ़र को पूरा कर सके, चांद पर अपने पैर रखे, चांद को छू सके। तो ये सपना अब जा कर के सच हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से अब एक चंद्र युग की शुरुआत हुई है, जिसमें मनुष्य रॉकेट से, अंतरिक्ष यान से चांद पर आते जाते रहेंगे, वहाँ चल कर के कॉलोनी बसाएंगे, वहाँ पर से फिर मंगल ग्रह की यात्रा का भी विचार करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, है ना। तो ये जो शुभारंभ है, ये जो अभी हुआ है, इससे हमारी पूरी पृथ्वी को, सारे मनुष्यों को गौरव का पल मिला है, गर्व करने का मौका मिला है। ये जो चंद्र युग की शुरुआत हुई है इसके जरिए। ओके, अच्छा, यहाँ हम लोग इस चित्र में देख रहे हैं कि ये जो बालिका है, ये लड़की है, खेतों में लहलहाते फसलों को देख कर के काफ़ी खुश है ना। और यहाँ पर दिख रहा है कि खेती में तरक्की की बातें हैं, तो ट्रैक्टर उसको दिखाया गया है। यहाँ पर घरों को दिखाया गया है कि ये सब घर खुशहाल हैं, ट्रैक्टर से खेती हो रही है, खेतों में खूब अनाज उपज रहा है। और यहाँ ये दिखाया गया है कि फैक्ट्रियों से काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं और बिजली भी बनाई जा रही है। पूरी पृथ्वी पर रोशनी ही रोशनी मिल रही है इस बिजली की सहायता से। यहाँ पर आप शब्दार्थ सेक्शन देख सकते हो। इसे तो मैंने जहाँ जहाँ पर पंक्तियों में लिखा हुआ है, ये सारा सब मैंने मेंशन किया ही है। तो उस चंद्र युग की शुरुआत के बारे में जो कवि बता रहे हैं, फिर आगे लिखते हैं कि इसके आगे हम और क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल आंचल, कि हमारे सौर मंडल में जो बाकी सारे ग्रह उपग्रह भी हैं, वहाँ भी हम जाएं, वहाँ भी हम अपने कदम रखें। और श्यामल आंचल, इस पृथ्वी पर जो हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इन्हें वहाँ पर भी बसाने की तैयारी हो, वहाँ पर भी खेती करने की तैयारी हो, वहाँ पर भी हरियाली लाने की तैयारी होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि पृथ्वी की हरियाली सिर्फ पृथ्वी पर ही ना रहे, सौर मंडल के बाकी सारे ग्रह उपग्रह पर भी हमें बसने की कोशिश करनी चाहिए और ये हरियाली फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। सुख संपद संपन्न जगति में बरसे जीवन मंगल। और इस तरीके से
जब हम मनुष्यवासी पृथ्वी के अलावा चांद पर, मंगल पर, बृहस्पति पर, बाकी सारे ग्रहों पर भी जीवन जीने की व्यवस्था कर लेंगे, कॉलोनी बसा लेंगे, वहाँ पर हरियाली फैला लेंगे, तो हम सब मनुष्यों के जीवन में कितनी खुशी की बात होगी। जीवन मंगल का मतलब है खुशी की बात। और इससे इस पृथ्वी के लोगों में, उनकी सुख संपदा में, सुख में, है ना, संपत्ति में कितनी वृद्धि होने वाली है, ये सोचने की बात है। तो कहने का मतलब है कि कवि भविष्य दृष्टा हैं, वो दूरदर्शी हैं, वो देख रहे हैं कि मनुष्यों ने अंतरिक्ष पर विजय हासिल कर ली, चांद पर विजय हासिल कर ली, तो शीघ्र ही भविष्य में हमारे रॉकेट, हमारे अंतरिक्षयान हमें मंगल ग्रह पर भी ले जाएंगे, दूसरे ग्रहों पर भी ले जाएंगे, उसके उपग्रहों पर भी ले जाएंगे, और वहाँ पर भी हम मानव सभ्यता का विकास कर पाएंगे। फिर कवि कहते हैं कि देश सभी मिल बने, सारे देश, दुनिया के सारे देश मिल करके क्या बने, नव दिक् रचना के वाहन, है ना। कि इसके बाद अभी तो हम पृथ्वी पर ही बातें करते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब में ये है, उत्तर में ये है, और जब ये सारे देश मिल जाएंगे, एक दूसरे के साथ एक होकर के रहने लगेंगे और विज्ञान में तरक्की करेंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे, दूसरे ग्रहों पर जीवन बसाएंगे, तो एक नई दिशा, है ना, एक नई दिशा की बात हो सकती है। तब हम लोग क्या कहा करेंगे, कहेंगे कि हाँ, मंगल के इस दिशा में पृथ्वी है, बृहस्पति के इस दिशा में ये वाला ग्रह है, जहाँ पर भी मनुष्य रह रहे हैं। तो मनुष्य इन अलग अलग दिशाओं के ग्रहों पर भी जा कर के बसने लगा है, रहने लगा है। विज्ञान ने इतनी तरक्की की है। जैसे आजकल हम लोग भारत से यूएसए जाते हैं, भारत से चाइना जाते हैं फ्लाइट के ज़रिए, तो उस समय आगे चल कर के भविष्य में ये भी बात होगी कि इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल होगा, है ना, इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, लोग एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा किया करेंगे, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की। अब आजकल के समय में तो ये बात संभव दिखती है ना, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा, तो ये यात्रा घूमने के पर्पस से भी होगी और वहाँ पर विकास के लिए भी होगी। मैंने कहा ना कि कवि भविष्य दृष्टा हैं, वो दूरदृष्टि की बातें कर रहे हैं, विजनरी हैं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा की बातें कर रहे हैं कि निकट भविष्य में ऐसा भी संभव होगा। तो कवि कहते हैं कि देश सभी मिल बने, नव दिक् रचना के वाहन, है ना, नई दिशाओं की बातें होंगी कि पृथ्वी यहाँ है तो इधर मंगल है, वहाँ पर भी मनुष्य की आबादी फैल जाएगी, फिर इधर बृहस्पति है, इसकी कल्पना कर रहे हैं कवि, नई दिशाओं की बात कर रहे हैं। नई दिशाओं का मतलब यहाँ पर एवेन्यूज से है ना। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों विस्तृत मन, तो अभी के समय में ये जो अलग अलग देशों की लाइफ स्टाइल में जो अंतर पाया जाता है, वो कहते हैं कभी कि आगे चल कर के ये लाइफ स्टाइल का डिफरेंस भी ख़त्म हो जाएगा और सारे लोग मिलजुल करके एक होकर के रह सकेंगे। सबका जो मन है, हृदय जो है, वो इतना बड़ा हो जाएगा कि लोग एक दूसरे को अलग अलग नहीं समझेंगे, एक समझेंगे। अभी जो हम कहते हैं कि मैं भारत का हूँ, तुम पाकिस्तान के हो, वह चाइना का है, वह अमेरिका का है, तब सभी लोग क्या कहेंगे कि हम सब पृथ्वी के हैं, हम सब पृथ्वी ग्रह के वासी हैं, ऐसा कहेंगे सब। तो पृथ्वी पर तो दिशाओं का लोप हो ही जाएगा ना। अब आखिर की जो 4 पंक्तियां हैं उसमें कवि क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अनुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करें आत्मार्पण। अनुयुग, है ना, एटॉमिक युग की बात कर रहे हैं कवि। एटॉमिक युग का मतलब क्या है, एटॉमिक युग की बात कर रहे हैं, अनुयुग की बातें कर रहे हैं।
जैसे आजकल के समय में क्या है कि हम सब लोग एनर्जी के लिए कोल पर डिपेंडेंट हैं, पेट्रोल पर डिपेंडेंट हैं, है ना। कभी कहते हैं कि आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा कि कोयले पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी, पेट्रोल पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा कि हर देशों में, हर राज्य में एटॉमिक रिएक्टर हुआ करेंगे और उससे जो बिजली बनेगी उसी से हमारे देश में, शहरों में, गांव में और हर तरह के कार्य के लिए बिजली की उपलब्धता हो पाएगी। एटॉमिक रिएक्टर में क्या होता है कि वहाँ पर लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं बिजली बनाने के लिए? यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। और कहते हैं कि यूरेनियम का एक छोटा सा टुकड़ा काफ़ी समय तक काफ़ी मात्रा में बिजली की सप्लाई कर सकता है। तो लेकिन वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, है ना। वहाँ पर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, उसके ज़रिए ये सारा कुछ होता है। तो कवि भविष्य दृष्टा हैं, मैंने बार बार कहा इस बात को। वो भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, एक सुखद भविष्य की कल्पना कर रहे हैं कि आने वाले समय में अणुयुग होगा, जहाँ पर हम एटॉमिक रिएक्टर के ज़रिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के ज़रिए इस धरती पर जीवन को प्रवाहित करेंगे, प्रगति का रास्ता अख्तियार करेंगे। हर जगह पर परमाणु की ऊर्जा का इस्तेमाल होगा और कहते हैं कि इसके जरिए स्वर्ग सृजन का साधन, तो स्वर्ग के जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। सृजन करने का मतलब होता है रचना करना, निर्माण करना। तो कवि इसी चीज़ पर जोर डाल रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं ना कि कई सारे गांव हैं, कई सारे शहर हैं जहां पर बिजली की कमी होती है, कोयले की कमी की वजह से, पेट्रोल की कमी की वजह से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की कमी की वजह से। लेकिन जब हम हर राज्य में, हर शहर में एटॉमिक रिएक्टर इस्टेब्लिश कर पाएंगे तो कहीं भी बिजली की कमी नहीं होगी। तो बिजली की कमी नहीं होगी तो हमारा जीवन कितना लग्जरियस हो जाएगा, कितनी सुख सुविधा से भर जाएगा। रोशनी की दिक्कत नहीं होगी, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को चलाने में दिक्कत नहीं होगी, रेलगाड़ियाँ बिजली से चलेंगी, है ना, बसें, कार, ये सब के सब बिजली चलेंगी। अब आजकल तो ईवी का ज़माना आ ही रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। तो कवि यही कहते हैं कि आने वाले समय में जो एटॉमिक युग आएगा तो एटॉमिक एनर्जी के ज़रिए हमारी पृथ्वी पर स्वर्ग के जैसे सुख सुविधाओं का साधन उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन मानवता ही विश्व सत्य होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? ह्यूमैनिटी। वो कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो होनी चाहिए ह्यूमैनिटी की। इस पर जोर डाल रहे हैं कि फिर भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम सब मनुष्य हैं और एक दूसरे के भाई भाई हैं। हम सब लोगों में ये सहयोग सद्भाव की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के भाई भाई की भावना होनी चाहिए। इसीलिए कविता की शुरुआत में भी लिखा हुआ था कि विश्व बंधुत्व, कि पूरी दुनिया में जो मनुष्य हैं वे सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। ये एकता और ये प्रेम होना चाहिए। कवि की आकांक्षा ये है, वो हमारा असली लक्ष्य होना चाहिए। ये असली लक्ष्य होना चाहिए। चाहे हम जितनी भी तरक्की कर जाएं, चांद पर चले जाएं, रॉकेट से मंगल पर चले जाएं, बहुत सारी तरक्की कर लें, लेकिन हमारा असली लक्ष्य होना चाहिए कि हम में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, मानवता की भावना भरी हुई होनी चाहिए। मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करें आत्मार्पण। तो भू राष्ट्र का मतलब है कि वो सारे देश जो किसी न किसी बाउंड्री से एक दूसरे से अलग मान रहे हैं अपने आप को, कि यहाँ तक चाइना है, यहाँ तक भारत है, यहाँ तक इंडोनेशिया है, यहाँ तक जापान है। तो कवि की कल्पना ये है कि आगे चल कर के ये पूरी दुनिया एक देश बन जाए। इनमें जो बाउंड्री है वो ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया एक देश बन जाए, ऐसा
ऐसी इच्छा है कवि की। सब भूल जाएं कि हाँ, यहाँ तक उस देश की बाउंड्री है, यहाँ तक हमारी बाउंड्री है, इसको भूल करके सारे देश एक देश बन जाएं और स्वयं को, है ना, इस मानवता के नाम पर अर्पित कर दें, समर्पित कर दें। लोग भूल जाएं कि हाँ, हमारे में दूसरे में क्या अंतर है, हम भारत हैं, वो पाकिस्तान है, ये चीन है, वो जापान है। इसकी जगह पर सब के सब ये मान लें कि हम सब एक देश हैं, है ना, और हमारा एक ही धर्म है, मानवता। तो सबको अपनी अपनी जो निजी स्वार्थ है उसका समर्पण करना होगा, मानवता को मानना होगा, और पूरी पृथ्वी के लोग एक ही देश के वासी कहलाएंगे। उन सब में विश्व बंधुत्व की भावना का संचार होगा, सबका सब मानवता के पुजारी होंगे। तो हम लोगों ने देखा कि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता में मनुष्य के दिनों दिन प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की बात को स्वीकार किया है। उसके साथ साथ में उन्होंने दूरदर्शी होने के नाते ये भी बताने की कोशिश की कि एक समय ऐसा आएगा, अभी तो ये समय आ चुका जिसकी कवि ने चर्चा की, कि मनुष्य अपने रॉकेट के जरिए, अंतरिक्ष के यान के जरिए उसने अंतरिक्ष पर विजय हासिल की, चांद पर भी पैर रखने में सफलता पाई है। तो वो कहते हैं आगे चल कर के कभी ऐसा भी होगा कि हमारे रॉकेट दूसरे ग्रह और उपग्रह पर भी जा पाएंगे, वहाँ पर भी अपनी कॉलोनी बसा पाएंगे, इतना तरक्की करेगा। तो कहते हैं लेकिन इतनी तरक्की करने के पीछे ये भावना होनी चाहिए कि पृथ्वी पर हम सब लोग मिल करके रहें, साथ साथ रहें। ये भूल जाएं कि हम सब अलग अलग देश के हैं, ये भूल जाएं कि हम अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। होना ये चाहिए कि हम सब पृथ्वी के निवासी एक हैं और हमें एक दूसरे के भले के बारे में सोचना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए, सबको भाई भाई मानना चाहिए। इस पिक्चर में भी आप यही देख रहे हो ना कि लोगों ने अलग अलग तरह के कपड़े पहन रखे हैं, जिससे उनके अलग अलग लाइफ स्टाइल का पता चल रहा है, उनके अलग अलग रिलीजन का पता चल रहा है। तो रिलीजन अलग अलग है, लाइफ स्टाइल अलग अलग है, और ये अलग अलग कंट्री में रहने वाले हैं, तो इसका मतलब इनका खान पान और बाकी सारी चीज़ें भी अलग अलग होंगी, है ना, डिफरेंट होंगी। लेकिन कवि कहते हैं कि असली उद्देश्य तो हमारा ये होना चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को भूल जाएं, इन सब चीज़ों को भूल जाएं और क्या करें कि सभी भाई भाई हैं, सभी भाई भाई हैं, एक ही देश के निवासी हैं, एक ही पृथ्वी के निवासी हैं। वो इसी बात पर जोर दे रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम सब के अंदर में विश्व बंधुत्व की भावना भरनी चाहिए, हम सब लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए। इसी की पैरोकारी, इसी की पैरवी कर रहे हैं हमारे कवि सुमित्रा नंदन पंत जी। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस कविता को आपके लिए एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो मेहनत की है वो सफल होगी और आपको इस कविता का जो वास्तविक अर्थ है वो समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हम लोग कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की उनका जो परिचय है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को उत्तराखंड में कुमाऊं में हुआ था। पंत जी का बचपन कौसानी की खूबसूरत वादियों में प्रकृति के बीच बीता है ना, प्राकृतिक सुंदरता के बीच बीता है। उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का अत्यंत सुंदर और मनोरम वर्णन किया है। तो भाई अगर हम पलेंगे बढ़ेंगे ऐसी जगह पर जहाँ पर आसपास में नदियाँ हों, हरियाली हो, पेड़ पौधे हों, पहाड़ हो, तो स्वाभाविक है मन में इन चीज़ों के बारे में भावनाएं होंगी और हम लिखेंगे तो इनके बारे में लिखेंगे, जैसा कि कवि के साथ में है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ये एक उपमा दी गई है इनको। पंत जी 7 वर्ष की उम्र से, है ना, जब वो 7 ईयर्स ओल्ड थे तभी से कविता लिखने लगे थे। कितनी बड़ी बात है ये कि उस समय में ही इनके अंदर में कवि बनने के लक्षण दिखने लगे थे। इनकी कविताओं में प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य का भी सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। छायावादी कवियों में इनका प्रमुख स्थान रहा है।
छायावादी कवि कौन कौन से हैं और छायावादी कविता क्या होती है, इस पर मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो लेकर के आऊँगा। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हो गई थी और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं रश्मिबंध, ग्राम्या, गुंजन और चिदम्बरा। तो मैं आप सारे स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी स्कूल की लाइब्रेरी हो तो उस लाइब्रेरी में जा कर के आपको सुमित्रा नंदन पंत जी की इन रचनाओं को, इन किताबों को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और इसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। क्या पता आप सारे बच्चे जो इस कविता का एक्सप्लेनेशन मुझसे सुन रहे हो, आप में से कोई एक दिन कवि बन कर के उभरे, कोई बड़ा कवि बने, कोई लेखक बन जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो स्टूडेंट्स, जाते जाते मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग है, इसे आप सब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और इस लेक्चर के बारे में, इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना। और जहाँ तक बात कविता की है तो मेरी भी 2 कविताएं संग्रह, 2 कविताओं की किताब छप चुकी है। तो मेरी जो कविता की किताबें हैं उसका नाम मैं बता देता हूँ, माई पोइट्री बुक्स, और ये इसी साल छपी हैं इन 2024। दोनों के नाम बता दूं? नाम बताता हूँ। एक का नाम है कुछ कहना था, और दूसरा का नाम है वो कौन। द थर्ड पर्सन। तो ये जान करके कैसा लगा कि ये कविता आपको एक्सप्लेन करने वाले जो टीचर हैं, मैं संतोष कुमार, मेरी खुद की भी 2 कविताओं की किताब छप चुकी है। कभी उसमें से भी कोई कविता पढ़ करके सुनाऊंगा। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।